तो स्टूडेंट्स हमारा पांचवा सवाल है, 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे दो प्रकार के 10 बक्से भरे हैं। ठीक है, यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हों तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या कह रहा है, एक ट्रक है, उसकी क्षमता मतलब उसके अंदर हम कितना माल रख सकते हैं, कितना हम बक्से रख सकते हैं, कितने वजन का माल आप रख सकते हैं, तो वो लिखा है 10 टन। ठीक है, उसकी क्षमता 10 टन है, मतलब इतना वजन का सामान हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या कहा जा रहा है कि ए प्रकार के बक्से हैं और बी प्रकार के 2 बक्से हैं। मतलब एक प्रकार का बक्सा है जिसका वजन कुछ और है, बी दूसरी प्रकार का बक्सा है जिसका वजन कुछ और है। तो ए प्रकार के 150 बक्से भरे हैं और बी प्रकार के 100 बक्से अगर भर दे तो 10 टन की जो ट्रक की क्षमता है वो पूरी हो जाती है। मतलब स्टूडेंट्स आपसे ये कह रहा है कि एक ट्रक में 150 ए प्रकार के बक्से और बी प्रकार के बक्से भरे तो वो 10 टन के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ए प्रकार के जो बक्से हैं उनका वजन x kg है, x किलो। ठीक है, और ऐसे कितने बक्से हैं स्टूडेंट्स, 150 है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ये इस हिसाब से समझते हैं कि हमारे पास मान लेते कि एक जो बक्से हैं उनका वजन कितना है, 10 किलो। ठीक है, और आपके पास ऐसे कितने बक्से हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कितने बक्से हैं आपके पास, 5 बक्से हैं। तो 5 बक्सों का अगर एक बक्सों का 10 किलो वजन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए किलो लिख देता हूँ और यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, बॉक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक बॉक्स का वजन 10 किलो है और आपके पास 5 बॉक्स हैं तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका टोटल वजन हो जाएगा 50 किलो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो ए प्रकार का बक्सा है उसका वजन, एक बॉक्स का वजन है x किलो। ठीक है, और आपके पास बक्सा कितना है स्टूडेंट्स, आपके पास ए प्रकार के देखो कितने बक्से हैं, 150 बक्से हैं। अगर ए प्रकार के 150 बक्से हैं तो टोटल 150 बक्सों का वजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, x को एक जो बॉक्स का वजन होगा उसको 150 बॉक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150x आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 150x आएगा। और वो कैसे आएगा मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। अगर एक बक्सों का वजन 10 किलो है और आपके पास 5 बक्से तो टोटल वजन कितना होगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50। वैसे अगर एक बक्से का वजन x किलो है और आपके पास 150 बॉक्स है तो ए प्रकार के बक्सों का टोटल वजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 150x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि बी प्रकार के जो बक्से हैं उनका वजन y किलो है और बी प्रकार के कितने बक्से हैं आपके पास, 100 बक्से हैं। तो बी प्रकार के बक्सों का वजन कितना हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा बी प्रकार का जो बक्सा है उसका वजन कितना हो जाएगा, 100y। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दोनों को मिला करके जो 10 टन की क्षमता है वो पूरी हो जा रही है। तो ठीक है, तो दोनों को मिला के मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 150y टन। मतलब ए प्रकार के जो बक्से उनका वजन, वो कितना वजन है, 150x है, सॉरी ये मैंने y लिख दिया यहाँ पे, 150x है। और बी प्रकार के बक्सों का वजन कितना है, 100y टन जो भी है, और दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 10 टन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टन माना है, x को 10 टन माना है और सॉरी ए प्रकार के बक्सों का वजन x टन माना है और बी प्रकार के बक्सों का y टन, तो दोनों को मिला करके 10 होना चाहिए, वो भी 10 टन। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण इस तरीके से प्राप्त होगा, 150x प्लस 100y बराबर 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जो समझाया यहाँ पे अभी इसी तरीके से लिखा है। माना कि ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान x टन है, जो वेट है उसका, भार है वह x टन है, तथा बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान y टन है। ठीक है, तो ए प्रकार के 150 बक्सों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ए प्रकार के 150 बक्सों का द्रव्यमान 150x टन है ना। वो कैसे होगा, वो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया। उसी तरीके से बी प्रकार के 100 बक्सों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100y टन। ठीक है, तो आपको क्या आगे शर्त में क्या दिया गया था कि दोनों का मिलाकर के जो ट्रक की क्षमता है वो पूरी हो जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ट्रक की क्षमता कितनी है, 10 टन। ठीक है, तो पहले शर्त के अनुसार आधार पर क्या हो जाएगा, 150x प्लस 100y बराबर 10। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको संक्षिप्त रूप में लाएंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 0 है, लास्ट में इकाई स्थान पर 0 है और 0 है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 से भाग कर दूँ उपरोक्त समीकरण में, अगर मैं यहाँ पे 10 से तीनों में भाग कर देता हूँ तो यहाँ पे जो समीकरण है मेरी और छोटी हो जाएगी, संक्षिप्त रूप में हो जाएगी। 10 को मैंने काटा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15x, क्योंकि 10 गुणे 15 150 होता है। यहाँ पे 10 × 100 होता है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 10y।
ठीक है। और यहाँ पे 10 को 10 से काटोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो आपको एक समीकरण प्राप्त हुआ 15x + 10y = 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पहला शर्त के अनुसार। ठीक है, अब सवाल में आगे देखते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स एक समीकरण हमने प्राप्त कर ली। यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन क्षमता पूर्ण के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। मतलब इस बार कह रहा है कि आपके ए प्रकार के 260 बक्से हैं, तो 260 बक्सों का भार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमने एक बक्सों का भार कितना माना है x, तो 260 बक्सों का क्या होगा, एक बक्सों के भार से 260 बक्सों को गुणा करो, वो कितना हो जाएगा 260x हो जाएगा। ठीक है, 260x टन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बी प्रकार के 40 बक्सों का भार क्या हो जाएगा 40y। ठीक है, प्लस 40y, क्योंकि बी प्रकार के एक बक्सों का भार कितना है y टन है, और दोनों को मिला के कितना होगा स्टूडेंट 10 टन, क्योंकि क्या कह रहा है दोनों को मिला करके ट्रक की क्षमता जो है वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा 260 + 40y = 10। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। इस समीकरण को भी स्टूडेंट्स हम संक्षिप्त रूप में लाएंगे। ठीक है, दूसरे शर्त के आधार पर स्टूडेंट्स क्या होगा 260x + 40y = 10। अब इसको हम 10 से भाग करेंगे, जो भी समीकरण हमको दिया गया है इसको हम 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ पे भी कटेगा और ये 0 यहाँ पे भी कटेगा तीनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, तो 26x + 4y = 1, ये आपको समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दो समीकरण प्राप्त होने के बाद आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 15x + 10y = 1 और 26x + 4y = 1 इस तरीके से दिया है। अब हम क्या करेंगे, या तो x का गुणांक सेम करेंगे दोनों समीकरण में, या तो y का गुणांक सेम करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप x का गुणांक सेम करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप y का गुणांक सेम करिए, क्योंकि y यहाँ पर 10 है, y का गुणांक पहले समीकरण में 10 और दूसरे समीकरण में 4 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे ताकि दोनों का लसा भी निकालोगे 10 और 4 का। 10 और 4 का लसा भी कितना आएगा स्टूडेंट्स 20 आएगा। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर 20 लाना है दोनों y का गुणांक। ठीक है, तो पहले समीकरण में आप 2 से गुणा करोगे क्योंकि 10 2 सा 20 होता है, और दूसरे समीकरण में आप 5 से गुणा करोगे कि 5 चौके 20 होता है। तो पहले समीकरण में जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये 15x 10y और 1 से गुणा होगा, तीनों पदों में होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, 1 में 2 से करोगे तो 30x, 10 से 2 किया तो 10y और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, समीकरण 2 में 5 से गुणा करोगे तो 26 को 5 से गुणा करोगे तो 130 आएगा, 130x हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने दोनों समीकरण में जो y का गुणांक है वो सेम कर दिया। अब देखो दोनों समीकरणों में जो y का गुणांक है उसका चिन्ह भी प्लस है। जब सेम चिन्ह होता है तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 4 ऊपर लिखा है हमने 130x + 20y = 5, और समीकरण 3 हमने यहाँ पे लिखा है 30x + 20y = 2। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे माइनस डालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लस था +30 था, ये माइनस हो जाएगा, +20 था माइनस हो जाएगा, और +2 था माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो 20y था कट जाएगा, 130x में से 30x गया तो कितना बच जाएगा 100x। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 100 जो गुणा हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब x का मान कितना आया 3/100। ठीक है, x का मान आपको मिल गया 3/100। अब आप क्या करेंगे, y का मान लाने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y का मान लाने के लिए आप किसी भी समीकरण में y से गुणा करिए, x का मान रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में x बराबर 3/100 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पे आपको 3/100 रखना है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 15 या 45 हो जाएगा, 45/100 ये जो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये 100 को हटाना है। 100 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो बट्टे में 100 इसको हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो तीनों पदों में होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 100 से गुणा करोगे तो वो इसके भी साथ होगा, 10 के भी साथ गुणा होगा, इसके भी साथ गुणा होगा और 1 के भी साथ। यहाँ से कट जाएगा यहाँ पे तो 45, यहाँ पे सिर्फ 45 बचेगा। ठीक है, और 10 को 100 से गुणा करोगे वो यहाँ पे करता हुआ दिखाया, और 1 को 100 से गुणा करोगे यहाँ पे करता हुआ दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे करके दिखाया आपको, तो यहाँ पे ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 45 बचेगा। यहाँ पे ये 100 को 10 से गुणा किया तो 1000y, और 100 को 1 से गुणा किया तो 100।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, 1000 y को यहाँ रखिए, 45 प्लस इधर आएगा तो माइनस, 100 में से 45 गया तो 55, y गुणा हो रहा है 1000 से, 1000 यहाँ पे आएगा तो 55 से भाग होगा। तो ए प्रकार के प्रत्येक बक्से का द्रव्यमान कितना हो गया, 3/100 मतलब 0.03 टन। ठीक है, अब 1 टन बराबर 1000 किलो होता है स्टूडेंट्स, तो 0.03 टन बराबर कितना होगा, 0.03 टन को 1000 से गुणा कर दो, वो कितना होगा, 30 किलोग्राम। ठीक है, तो ए प्रकार का जो बक्सा था उसका एक बक्से का भार कितना हो गया, 30 किलोग्राम, और अगर टन में पूछे तो 0.03 टन। ठीक है, बी प्रकार के प्रत्येक बक्से का जो द्रव्यमान यानी भार था वो 55/1000 मतलब 0.055 टन था। ठीक है, अब 1 टन का वजन अगर 1000 किलो होता है तो इतने टन का कितना होगा, आप उसको 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 55 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल क्या दिया है कि विशाल ने कुल 1900 किलोमीटर यात्रा में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका छठवां सवाल क्या है, विशाल ने कुल 1900 किलोमीटर की यात्रा में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, ठीक है, सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है सवाल कि विशाल ने 1900 किलोमीटर यात्रा कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से दूरी तय की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ मैं, और ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो विशाल है, ठीक है, वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 1900 किलोमीटर। ठीक है, तो विशाल ने बस से कुछ दूरी तय की होगी और कुछ दूरी हवाई जहाज से। मान लेते हैं कि जो बस से दूरी तय की होगी विशाल ने वो x किलोमीटर है। ठीक है, और जो दूरी विशाल ने एरोप्लेन से यानी प्लेन से हवाई जहाज से जो दूरी तय की वो है y किलोमीटर। और टोटल कितना दूरी तय की स्टूडेंट्स, टोटल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई करते हैं, x प्लस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, 1900, क्योंकि यहाँ पे बात दूरी की हो रही है। ठीक है, तो ये जो x हमने किसका माना था, बस की दूरी, और y हमने किसका माना था, ठीक है, y हमने हवाई जहाज की दूरी मानी थी, और ये दोनों दूरी मिलाकर के उसने कितनी दूरी तय की, 1900। तो आपका पहला समीकरण क्या हो गया, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 1900, ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये स्पीड बता रहा है स्टूडेंट्स, ये उसका औसतन चाल का मतलब है ये उसका वेग बता रहा है, वेग। ठीक है, तथा हवाई जहाज की औसतन चाल 700 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड बता रही है, वेग बता रहा है। ठीक है, कि इतने की स्पीड से बस से चला और इतने की स्पीड से हवाई जहाज से। यदि इस यात्रा को उसने 5 घंटे में, ठीक है, अब यहाँ पे टाइम दे दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वेग दिया और यहाँ पे टाइम दिया। हम क्या करेंगे, या तो वेग को टाइम में बदलो या तो टाइम को वेग में बदलो। ठीक है, बट यहाँ पे हम टाइम को वेग में नहीं बदल सकते क्योंकि और कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बस का वेग दिया है और हवाई जहाज का जो वेग दिया है उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स 9वीं में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वेग का फॉर्मूला क्या है। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे समय होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये जो समय है और दूरी है, ठीक है, समय और वेग है, इसका अगर मैं एक स्थान बदल दूं तो क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। ठीक है, दूरी बटे एस मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। टाइम हमें दिया है ना 5 घंटा, तो टाइम के हिसाब से अब बस का टाइम निकालना है और हवाई जहाज का टाइम निकालना है। ठीक है, अब टाइम निकालना है तो बस का टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, बस ने कितनी दूरी तय की, बस ने x किलोमीटर तय की। ठीक है, और बस का स्पीड कितना था स्टूडेंट्स, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस को कितना टाइम लग रहा है, बस का टाइम क्या हो गया, x/60। ठीक है, बस का समय हो गया, प्लस अब हवाई जहाज का दूरी कितना था स्टूडेंट्स, हवाई जहाज का y किलोमीटर दूरी था और हवाई जहाज का स्पीड कितना था, वेग कितना था, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों को मिला करके कितना समय लग रहा है, 5 घंटा। तो दूसरा समीकरण आपको x/60 प्लस y/700 बराबर 5 यह प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखते हैं आपके बुक में कैसा दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछा क्या, ज़रा वो देख लेते हैं। तो विशाल ने बस से कितने किमी यात्रा
किलोमीटर की यात्रा की होगी। ठीक है, उसने बस से कितने किलोमीटर की यात्रा की है वो आपसे पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं कि विशाल ने बस से x किलोमीटर तथा विमान से y किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि बस से उसने x किलोमीटर मान लिया और हवाई जहाज़ से y किलोमीटर। ठीक है, तो बस से यात्रा करने में लगा समय, बस से कितना समय लगा होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है समय का फॉर्मूला है दूरी बटे वेग। दूरी कितना बस से सफ़र किया, x घंटा, अरे x किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना था 60, तो x बटे 60 ये उसका समय हो गया, किसका, बस से लगा समय। विमान से यात्रा करने में लगा समय, दूरी बटे वेग, दूरी कितना है y किलोमीटर, y किलोमीटर वो चला है और वो कितने के वेग से चला है 700। तो ठीक है, ये घंटे हो गए उसको दोनों का, और दोनों को मिला के वो क्या कह रहा है कि यह यात्रा करने में लगा कुल समय 5 घंटे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले शर्त के आधार पर x बटे 60 प्लस y बटे 700 बराबर 5। ठीक है, ये पहले शर्त के आधार पर है। इसको अब हम क्या करेंगे, सरल रूप में देने के लिए हरों को लसावी से प्रत्येक पद में गुणा करने पर। ठीक है, अब इनका लसावी निकालेंगे। इनका लसावी स्टूडेंट्स आएगा 2100। ठीक है, तो इनके लसावी से अब हम गुणा करेंगे। यहाँ पे लसावी करके दिखाया गया है, हरों का लसावी 2100 आया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2100 से गुणा करेंगे तो वो तीनों पदों में होगा। यहाँ पे भी गुणा होगा, 60 से भी 2100 से गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे 700 से भी होगा, 60 से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 से भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो 0 है ये 0 से कट जाएगा। यहाँ पे हम इसको काटते 210 को 6 से, 6 3 ज़ा 18, 21 में से 18 गया तो 3 और 0 30, 6 5 30। ठीक है, 35 बच गया और 35x से गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 35x। ठीक है, 2100 से गुणा करने पर हमें यहाँ पे 35x बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो 2 0 था ये 2 0 को काट दिया, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 3y बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, बराबर 2100 को किससे गुणा करना है, 5 से। 21 पचे कितना होता है स्टूडेंट्स, 105। ठीक है, तो 105 हो गया और वो 2 0 का 2 0। ठीक है, तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका हर हटाता हूँ तो मुझे समीकरण क्या प्राप्त होगा, 35x प्लस 3y बराबर 10,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको करके दिखाया है। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है कि ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कटेगा और बाकी 210 को 6 से भाग करोगे तो 35 आएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 35x। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और 21 को 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 को y से गुणा किया तो 3y आ जाएगा और 2100 को 5 से गुणा किया तो 10,500। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, विशाल द्वारा तय की गई कुल दूरी 1900 किलोमीटर है। तो दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम दोनों को जोड़ेंगे, बस से दूरी x किलोमीटर और हवाई जहाज से y किलोमीटर, दोनों को मिला के कितना किलोमीटर, 1900 किलोमीटर। तो समीकरण 2 में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो y का जो गुणांक है 3y है पहले समीकरण में, y का गुणांक 1 है। y का गुणांक सेम करने के लिए दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करोगे तो ये तीनों पदों से होगा 3 गुणे x 3x, 3 गुणे y 3y हो जाएगा और 19 को यहाँ पे 2 लिखा है, ये गलत है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3x 3y बराबर 5,700। सेम हो जाने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो y का जो गुणांक था अगर वो सेम हो गया तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, समीकरणों को घटाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह प्लस हैं। ठीक है, घटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो समीकरण 1 ऊपर समीकरण 3 नीचे, और जब हम माइनस का चिन्ह डालेंगे तो तीनों पदों का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 35x में से 3x गया तो 32x, प्लस माइनस माइनस ये 3y कट जाएगा, 10,500 में से 5,700 गया तो 4,800 बचेगा। ठीक है, 32 जो गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग। ठीक है, अब 4,800 को 32 से भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 150। मतलब विशाल द्वारा बस से तय की गई दूरी कितनी थी, 150 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे सवाल पूछता है कि विशाल ने हवाई जहाज़ से कितनी दूरी तय की, आप x का मान रखिए किसी भी समीकरण में, y का मान मिलेगा, वो विशाल द्वारा तय की गई बस हवाई जहाज़ से दूरी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैसे भी अगर उसने 1900 दूरी टोटल तय की थी तो 150 उसमें से घटा दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कितना बचेगा, 1750 किलोमीटर जो था वो हवाई जहाज़ से दूरी तय किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो पहला चैप्टर है वो आज समाप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स इस वीडियो में, इस प्रश्न संग्रह में आपने जो भी सवाल पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।